नेपाल की सरकार ने अचानक से ही नेपाल के अंदर 16 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। अब दोस्तों, जैसे ही नेपाल में ये 16 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुए, तभी 1997 से लेके साल 2012 तक जितने भी युवा पैदा हुए थे, वो सभी लोग क्या करते हैं, उग्र रूप धारण कर लेते हैं और नेपाल के अंदर धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़ और अपना विरोध जताते हैं। उसमें चाहे प्रधानमंत्री मंत्री आवास हो, संसद भवन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जो भी हो, और जो नेपाल के बड़े बड़े मंत्रियों के जो कारोबार थे, चाहे उनके पिक्चर हॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे जो भी हो, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ की जेनजी जनरेशन ने जो है जानकारी ले ली थी और इन सभी में जाके तोड़फोड़, अगजनी और लूटमार करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह क्या थी दोस्तों? दरअसल वजह ये थी कि नेपाल में जो 20% पॉपुलेशन थी, उनके बच्चे जो है जीवन के आनंद ले रहे थे, अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, विदेशों में जाके नेपाल के टैक्स पेयर्स के पैसों को चक उड़ा रहे थे। लेकिन वहीं 80% जो नेपाली हैं, वो लोग जो हैं उनके खाने के भी लाले थे, वो दूर दूर जाके मजदूरी करके खाना पीना खा रहे हैं। लेकिन जो मंत्री संतरी थे, उनके बच्चे उन्हीं के टैक्स के पैसों से अपने जीवन के आनंद ले रहे थे। इसकी वजह से क्या होता है, जो नेपाल के जेनजी थे, उन्होंने नेपाल में तोड़फोड़ कर दी और प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन सब में आग लगा दी और वहाँ पे अच्छी तरह से लूटमार कर दी। लेकिन इसी बीच क्या होता है दोस्तों, जैसे ही नेपाल की सरकार गिरती है, तुरंत जो नेपाल की आर्मी है वो बीच में आ जाती है और वो इन सभी को रोकती है, उन्हें समझाती है कि आगे ऐसा ना करें। इसके बाद जो नेपाल के जो जेनजी हैं वो रुक भी जाते हैं, आर्मी की बात भी मान लेते हैं। लेकिन अब वहाँ पे ये बात सामने आ रही है कि अब नेपाल का नया प्रधानमंत्री कौन होगा और इसमें कुछ नाम सामने ही आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में पहले क्या होता था, नेपाल में पहले राजशाही चलती थी। अब तो लोकतंत्र है, लेकिन पहले राजशाही चलती थी और राजशाही के समय पे जो नेपाल के राजा थे, उनके परिवार के 9 लोगों को एक साथ एक ही रात में भून दिया गया था और उस समय भी नेपाल के लोग इसी तरह से उग्र हुए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी से जानना चाहेंगे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि नेपाल के राजा के परिवार के 9 लोगों को एक ही रात में एक साथ किसने भूना गोलियों से और किसने इनकी क्यों हत्या की, जिसमें राजा की भी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है पड़ोसी मुल्क नेपाल से। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 1 जून 2001 की। होता क्या है दोस्तों, उस समय पे नेपाल में जो है राजशाही चलती थी, यानी कि राजा का शासन चलता था और उस समय वहाँ के राजा थे महाराजा वीरेंद्र। और वीरेंद्र के जो बड़े बेटे हैं उनका नाम था दीपेंद्र और उन्हें लोग प्यार से युवराज दीपेंद्र भी कहा करते थे। दरअसल होता क्या है, उस समय महाराज के यहाँ पे एक रीति चलती थी। उसमें क्या है, महीने का जो तीसरा शुक्रवार होता था, उसमें तीसरे शुक्रवार वाले दिन जो महाराज का एक महल है जिसका नाम है नारायण हीर्ति महल, जो कि काठमांडू में है, उस नारायण हीर्ति महल के अंदर जो है महीने के तीसरे शुक्रवार को जो है एक पार्टी हुआ करती थी और उस पार्टी में सिर्फ परिवार के लोग ही आया करते थे। परिवार के जैसे कि राजा के बहन, भाई, बेटे, बेटी, जीजा, साली, ये सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन जो उनके मंत्री पद है उनमें से कोई नहीं होता था, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही कोई सिपाही, कोई भी नहीं होता था, सिर्फ परिवार के लोग ही हुआ करते थे। अब होता क्या है, अब शुक्रवार आता है 1 जून 2001 को। 1 जून 2001 को जब शुक्रवार आता है और पार्टी की तैयारी होती है, तो उस पार्टी की तैयारी करते हैं महाराज के बड़े बेटे दीपेंद्र और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है और जो नारायण हीर्ति महल है उसको अच्छी तरह से सजा दिया जाता है। और इसके बाद एक एक करके जो है महाराज के परिवार के और रिश्तेदार जो हैं, परिवार के लोग भी आते हैं और रिश्तेदार भी आते हैं और एक एक करके एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है महाराज के बहनोई की, जिनका नाम होता है महेश्वर कुमार सिंह। उनकी एंट्री होती है लगभग शाम को 6:45 पे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उनके जो छोटे बेटे हैं जिनका नाम है राजकुमार निरंजन,
उनकी भी एंट्री होती है, वो वहाँ की सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इस महल के अंदर एक कमरा है और उस कमरे के अंदर ये लोग जो है गेम खेल रहे होते हैं। वहाँ पे जाते हैं, गेम खेलो, बाहर आके किसी को खाना पीना खाना है खाना पीना खाओ, शराब रखी है शराब पीनी है शराब पियो, जो पार्टी का एंजॉय लेना है लो, परिवार और रिश्तेदारों से जो बात करनी है करो, वो सारी चीज़ें थी। अब क्या होता है, जो महाराज के दामाद हैं कैप्टन राजीव सिंह, वो भी आते हैं और महाराज की पत्नी जो है ऐश्वर्या, उनकी एंट्री होती है। थोड़ी देर बाद वो लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही होती है, उनकी भी एंट्री होती है। और जो महाराज की जो बहन है, उनका नाम है शोभा शांति शारदा, उनकी भी एंट्री होती है। यानी कि महाराज के जितने भी रिश्तेदार थे, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, दामाद हो, चाहे जीजा हो, इन सब की एंट्री हो जाती है और पार्टी हो जाती है शुरू। और महाराज के जो छोटे भाई हैं, उनके बेटे आते हैं, उनका नाम होता है पारस, और उनकी पारस की जो माँ है उसका नाम है कोमल, और पारस की जो बहन है उसका नाम है प्रेरणा, और पारस की जो पत्नी है हिमानी, उसका नाम हिमानी है। ये सभी लोग आते हैं, लेकिन जो उनके चाचा होते हैं यानी कि महाराज के छोटे भाई, वो नहीं आते, उनका पूरा परिवार आता है। अब सभी लोग जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं महाराज का कि महाराज आ रहे होंगे, लेकिन महाराज आते नहीं हैं। अब जब महाराज नहीं आते तो सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। अब महाराज क्यों नहीं आते, महाराज जो है वो एक जगह पे एक पत्रिका वाले को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इंटरव्यू की वजह से महाराज आ नहीं पाते, महाराज को आने में थोड़ा समय लगता है। और जब महाराज आते हैं तो बड़े ही लाव लश्कर के साथ महाराज की एंट्री होती है और महाराज अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ परिवार के लोगों की एंट्री थी, महाराज के परिवार की, किसी भी सिपाही की एंट्री नहीं थी। इसके बाद महाराज अंदर चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पार्टी शुरू हो जाती है। जिसको गेम खेलना है गेम खेल रहे थे, जिसको खाना खाना है खाना खा रहे थे, शराब पीनी है शराब पी रहे थे, जिसको बातचीत करनी है वो बातचीत कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच क्या होता है, जो युवराज दीपेंद्र हैं यानी कि महाराज के बड़े बेटे, वो शराब जो है बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। इतनी ज़्यादा शराब पी लेते हैं कि उनको खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता और वो चलते चलते ही लड़खड़ा रहे होते हैं। अब जब वो चलते चलते लड़खड़ा रहे होते हैं, इसी बीच क्या होता है, दीपेंद्र का छोटा भाई युवराज निरंजन और जो उनके चचेरा भाई है पारस, वो क्या करते हैं, वो दोनों युवराज दीपेंद्र को लेते हैं और जो एक पास में नज़दीक में कमरा होता है, जो आराम गाह जिसे बोलते हैं, रेस्ट रूम, वहाँ पे ले जाके उनको लिटा देते हैं ताकि ये आराम कर लें। अब वो वहाँ पे आराम कर रहे होते हैं। इसी बीच में महाराज की माँ की एंट्री हो जाती है। अब महाराज की माँ की एंट्री हो जाती है तो उन्हें पता चलता है कि जो युवराज है दीपेंद्र, जो महाराज का बड़ा बेटा है, उसने शराब पी ली है। इसीलिए फिर क्या करते हैं, जो दीपेंद्र हैं युवराज, उनको दूसरे कमरे में ले जाते हैं ताकि दादी को पता ना चले। अब कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होती है, सब आनंद ले रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। समय होता है रात को लगभग 8:30 बजे के आसपास का, और जब लगभग शाम के रात के 8:30 बजे का आसपास का समय होता है, उस समय पे क्या होता है, जो युवराज दीपेंद्र हैं उनकी आंखें खुलती हैं और नशा थोड़ा कम होता है। अब नशा जैसे ही थोड़ा कम होता है तो युवराज साहब जो हैं, वो जो बिस्तर पे सो रहे थे उस पे से उठते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, मुंह को साफ करते हैं कि भाई नशा कुछ ज़्यादा हो गया था लेकिन अब थोड़ा होश आ गया है। अब वो क्या करते हैं, वो पहले तो खड़े होते हैं, इसके बाद वो अपने सारे कपड़ों को उतार देते हैं और वो जो हैं, जो सैनिक के कपड़े होते हैं, उन सैनिक के कपड़ों को पहन लेते हैं, चाहे उनके जूते हों, चाहे उनकी पगड़ी हो, जो शरीर पे पहनने वाले कपड़े हों, सारी चीज़ों को पहन लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, वो एक 9mm की पिस्टल लेते हैं और उसे साइड में लगा लेते हैं। इसके बाद MPS 5 के जो मशीन गन होती है उसे उठाते हैं, उसे एक हाथ में रखते हैं, और M16 एक राइफ़ल आती है, उसे वो दूसरे हाथ में रखते हैं। और इसके बाद जहाँ पे पार्टी चल रही होती है उस कक्ष में पहुंच जाते हैं, यानी कि जो हॉल होता है जिसमें पार्टी चल रही थी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जाके जब वो देखते हैं कि पार्टी में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, और जो महाराज हैं उस समय कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो युवराज होता है, युवराज क्या करता है, जो मशीन गन है जिसका नाम MPS 5K है, उस मशीन गन को लेते हैं और हवा में फायर करने लगते हैं। अब जब वो हवा में फायर कर रहे होते हैं तो सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं। तो जो महाराज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो समझते हैं कि शायद ये मजाक कर रहे हैं। और जब वो हवा में फायर कर रहे थे
तो गोलियां जो है वो छत में लग रही थी और छत में से जो सीमेंट की परतें हैं वो नीचे आके गिरती हैं। तो सब लोग उनसे कहते हैं कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, ऊपर देखो नुकसान हो रहा है महल में, देखो छेद हो रहे हैं, तुम गोलियां चला रहे हो, किसी को लग जाएगी। अब जो युवराज है उस समय तो वो सही रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, वो महाराज की तरफ गन उठा लेते हैं, गन मशीन, और महाराज की तरफ जैसे ही वो इशारा करते हैं तो सब लोग मजाक कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये मजाक कर रहे हैं शायद, लेकिन वो क्या करते हैं, गोली चला देते हैं और गोली जो है महाराज की दाईं ओर लगती है। अब जैसे ही महाराज को गोली लगती है सभी चौंक जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, युवराज तो हकीकत में गोली मार रहा है। अब जैसे ही उनको गोली लगती है तब उनके जो दामाद हैं कैप्टन राजीव सिंह, वो क्या करते हैं, अपने पास जो रुमाल होता है, रुमाल से महाराज के जो दाईं ओर गोली लगती है गर्दन के पास, उस जगह को दबाते हैं और खून को रोकने की कोशिश करते हैं। सभी लोग जो पार्टी में आए होते हैं, महाराज के परिवार के लोग, वो सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर युवराज को हुआ क्या है। अब दोस्तों होता क्या है, वो क्या करते हैं, अब सब जगह गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पहले तो हवा में चला रहे थे, महाराज में गोली मारी थी, लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो लगातार गोलियां मारना शुरू करते हैं। जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो भाग रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं, वो सब में गोलियां मार रहे होते हैं। लेकिन जो युवराज के जो चाचा होते हैं, यानी कि महाराज के छोटे भैया होते हैं, उनका नाम होता है धीरेन्द्र शाह, वो युवराज के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, गोलियां क्यों चला रहे हो। तो युवराज क्या करता है, सबसे पहले अपने चाचा में गोली मार देता है। चाचा में जैसे ही गोली पड़ती है उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो युवराज दीपेंद्र है वो लगातार 2-3 मिनट तक गोलियां चलाता रहता है। सारे रिश्तेदार भाग रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं, लेकिन वो गोली चलाना बंद नहीं करता। वो गोली चलाना तब तक बंद नहीं करता जब तक कि गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती। इसी बीच में क्या होता है, जो महारानी होती है ऐश्वर्या, यानी कि महाराज की पत्नी, वो जो है छुपी हुई होती है, सीढ़ियों की तरफ से छुप के जा रही होती है। तो युवराज वहीं पे पहुंच जाता है, अपनी माँ को देखता है गुस्से में और अपनी माँ में गोली मार देता है। इसके बाद जो उसका भाई है निरंजन, वो भी भाग रहा होता है, वो अपने भाई में गोली मार देता है, उसका भाई वहीं पे मर जाता है। और युवराज की जो बहन होती है श्रुति को भी गोली से भून देता है। अब पता चलता है लगभग अब तक 8 लोग मर चुके थे और 8 लोग मर चुके थे। इसके बाद में क्या होता है, जो युवराज दीपेंद्र है वो अपने पिता के पास जाता है, महाराज के पास, और महाराज को देखता है तो उनकी गर्दन की बगल में से खून निकल रहा है और वो मरे नहीं हैं और उनके खून को रोकने की कोशिश की जा रही है। वो जाता है और देखता है कि उसके पिता जो हैं वो जिंदा हैं। वो क्या करता है, पिस्तौल निकालता है और अपने पिता में यानी कि महाराज में गोलियां से भून देता है, उनमें गोलियां मारना शुरू करता है, उन्हें गोलियों से भून देता है। और जब तक उसे तसल्ली नहीं हुई कि महाराज मर चुके हैं तब तक वो क्या करता है, लात मार मार के उनको देखता है कि जिंदा है कि मर गए, जिंदा है कि मर गए। अब जब वो कंफर्म हो जाता है कि वो मर गए, तब समय हो रहा होता है लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास उसने महाराज को भी गोली मार दी। और गोली मारने के बाद जो युवराज दीपेंद्र है वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही युवराज दीपेंद्र वहाँ से जाता है तभी जो वहाँ के सिपाही हैं उनकी एंट्री हो जाती है। वो महाराज और महाराज के परिवार के सभी लोगों को लेके जल्दी पल्दी आनंद फानंद में हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग हॉस्पिटल में जाने से पहले ही मर चुके थे। और उस रात यानी कि 1 जून 2001 की रात को महाराज के परिवार के 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब जैसे ही 9 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों, उस समय तो किसी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इसके अगले दिन यानी कि 2 जून 2001 के दिन जो युवराज है, युवराज दीपेंद्र, उसने क्या किया था, अपने आप को ही राजा घोषित कर दिया था। उसने कहा कि आज से मैं ही राजा हूँ। और जब उसने अपने आप को राजा घोषित किया तब जाके लोगों को पता चला कि महाराज और महाराज के परिवार के सभी लोगों को यानी कि टोटल 9 लोगों को एक ही रात में महाराज के बेटे दीपेंद्र ने गोलियों से भून के मार डाला है। इसके बाद खाली नेपाल में ही नहीं पूरी दुनिया में शोर हो गया कि नेपाल के राजा की हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का बेटा दीपेंद्र है। और उसने अब अपने आप को राजा घोषित कर दिया है खुद ही। अब दोस्तों जो दीपेंद्र है उसने अपने आप को राजा तो घोषित कर दिया था, लेकिन होता क्या है, दीपेंद्र को भी एक गोली पड़ गई थी। अब ये दीपेंद्र को गोली कैसे पड़ी, कब पड़ी, किसने मारी, किसी को भी नहीं पता। यानी कि जो राजा बनता है वो सिर्फ 54 घंटे तक राजा रहता है और 54 घंटे के बाद दीपेंद्र की जो मौत है यानी कि 4 जून 2001 की दोपहर लगभग 3:40 का समय होता है
उस समय जो अपने आप को युवराज दीपेंद्र ने राजा घोषित किया था, उसकी भी मौत हो जाती है और वो मर जाता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो इनके चाचा हैं ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह, उनको राजा बनाया जाता है काठमांडू का। और जब उनको राजा बनाया जाता है तो उस समय क्या होता है, वही जो हैं ज्ञानेंद्र जो हैं, जो महाराज के छोटे भाई हैं, वो पूरे परिवार का अंतिम संस्कार करते हैं। और जिस समय पे पूरे परिवार का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो नेपाल में काठमांडू के जितने भी लोग हैं, काठमांडू में तो थे ही, लेकिन नेपाल में भी जितने भी लोग हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं कि उनके महाराज की हत्या कर दी गई है। उन सबको बहुत ज़्यादा रोष होता है, गुस्सा होता है और दुख भी होता है कि उनके महाराज की हत्या कर दी गई है। अब उस समय भी इतने ही लोग निकले थे दोस्तों जितने अब 2025 में निकले। मैं आपको बताना चाहूँगा, सड़कों पे जगह नहीं थी पैर रखने की कि लोग कहाँ खड़े हों। अब दोस्तों होता क्या है, उस समय पे जो है महाराज की मृत्यु की वजह से नेपाल के लोगों को इतना दुख हुआ था कि हजारों लोगों ने उस समय पे सड़क पे बैठ के अपना सिर मुंडवाया था, यानी कि मुंडन दिया था महाराज की मृत्यु की वजह से। अब होता क्या है, इसके बाद जो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह हैं, महाराज के छोटे भाई, उनको राजा बना दिया जाता है। साल 2001 में वो राजा बने थे और उनकी राजशाही जो थी वो साल 2008 तक चली थी। जब तक राजशाही चली थी तब तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद क्या होता है, साल 2008 से जो है वहाँ पे राजतंत्र से हटके लोकतंत्र आ जाता है। और लोकतंत्र जब आता है, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जब महाराज की हत्या हुई थी और जब उनके छोटे भाई ज्ञानेंद्र वीर जो हैं वो महाराज बने थे, उस समय पर अब इसकी जांच की गई थी कि महाराज को क्यों मारा गया, उनके परिवार को क्यों मारा गया, आखिर उनके बेटे को उस समय हुआ क्या था। अब जब उसकी जांच पड़ताल की गई थी तो पता चलता है कि जो महाराज के बड़े बेटे हैं, जिनका नाम था युवराज दीपेंद्र सिंह, युवराज दीपेंद्र सिंह को जो है एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम था देवयानी राणा। अब जब युवराज को उस लड़की से प्यार हुआ देवयानी राणा से, तो वो क्या करता है, अपनी माँ के पास जाता है, माँ से अपनी दादी से कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जो युवराज की माँ और उसकी दादी हैं वो साफ साफ इनकार कर देती हैं और वो कह देती हैं कि ये लड़की जो है हमारे लेवल की नहीं है और ना ही हम तुम्हारी शादी इससे होने देंगे। लेकिन युवराज बड़ी जिद करता है और जब युवराज जिद करता है तो उसकी माँ उससे कहती है, जो ऐश्वर्या था उनकी माँ का नाम, वो उनसे कहती है कि अगर तुम इस लड़की से शादी करते हो तो इसमें क्या होगा, शादी के बाद इस लड़की की जो है महल के अंदर एंट्री नहीं होगी और महाराज के बाद तुम्हें ही राजा बनाया जाता, तुम्हें भी राजा नहीं बनाया जाएगा, तुम्हारे छोटे भाई या किसी और को ये पद दे दिया जाएगा। अब तुम देखो कि तुम्हें महाराज बनना है या फिर तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है। अब जब उस लड़की से शादी नहीं करने दी, इसी के रोष में आके युवराज दीपेंद्र ने अपने पिता यानी कि महाराज, महारानी, उनके बेटे, बेटी, जीजा, साली सबको भून दिया। टोटल 9 लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद उनकी भी मौत हो जाती है, उनके सर में गोली लगती है। 54 घंटे तक वो जो है राजा रहते हैं। गोली किसने मारी किसने नहीं मारी आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। अब दोस्तों होता क्या है, 2008 के बाद में क्या होता है, लोकतंत्र आता है नेपाल में। और जब 2008 के बाद में लोकतंत्र आता है तो वहाँ पे लोगों ने अपने मन से जो है प्रधानमंत्री चुने थे। अब प्रधानमंत्री चुनने के बाद क्या होता है, जब लोकतंत्र आता है तो वहाँ पे जितने भी नए लोग थे वो मंत्री बन रहे हैं, संतरी बन रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है, नेपाल के जो पैसे थे टैक्स पेयर के, वो क्या करते थे, उसे अपने एंजॉय में लेते थे। उनके बच्चे जो हैं वो विदेशों में आनंद ले रहे थे और नेपाल के 80% लोग जो हैं वो भुखमरी से जी रहे थे, गरीबाई बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए 1997 से लेके साल 2012 तक जितने बच्चे पैदा हुए थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि देखो हमें तो नौकरी भी नहीं मिल रही, ये लोग मज़े ले रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, ये लोग हैशटैग नेपोटिज्म चला देते हैं, यानी कि नेपो किट के बारे में जो बात करते हैं न्यूज़ चैनल पे वही होता है। इसीलिए जो नेपाल के इस समय पे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था KP शर्मा ओली, वो क्या करते हैं, नेपाल के अंदर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं। अब जैसे ही 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुए, तभी ये जो जेन ज़ी जनरेशन है, जैसे जनरेशन Z बोला जाता है, Z, वो लोग क्या करते हैं, वो उग्र हो जाते हैं। और उन लोगों ने क्या किया था, बहुत समय से जितने भी नेता हैं उनकी फैक्ट्री, उनकी कंपनी, उनके शॉपिंग मॉल, उनके स्कूल जितने भी थे उन सब के बारे में जानकारी ले रखी थी।
और जब ये लोग उग्र होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ भी नहीं सोचते। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ लूटमार करना शुरू कर देते हैं। चाहे संसद भवन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे राष्ट्रपति आवास हो, चाहे सरकारी कोई भी बिल्डिंग हो, वो सब में घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही ये लोग वहाँ पे तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं तो वहाँ के जो एक डीएसपी होते हैं वो क्या करते हैं, वो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। और जब वो गोली चलाने का आदेश देते हैं तो उसमें लगभग 19 लोग मर जाते हैं। और जब 19 लोग मरते हैं तब जाके ये लोग जो हैं और भी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो नेता थे, मंत्री थे, संतरी थे, उनको पकड़ के सड़क पे ही कूटना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अब जब और गोलियां चलती हैं तो लगभग 34 लोग टोटल मारे गए हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि 34 लोग टोटल मारे गए हैं और 1300 के आसपास लोग घायल हुए हैं। और साथ में ही जेल से जो है 1500 कैदी भी भाग गए हैं। अब ये लोग इतने ज़्यादा उग्र हो रहे थे, सरकार तुरंत की तुरंत ही गिर गई थी। जो मंत्री थे, संतरी थे, उनमें सड़कों पे ही मार पड़ रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है, जो नेपाल की फौज है, आर्मी है, वो सामने आती है और फिर इन सभी को कंट्रोल में लेती है। कंट्रोल में लेने के बाद इन सबको शांत किया जाता है और शांत होने के बाद अब नेपाल में सिर्फ यही मुद्दा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इसमें 4 नाम आ रहे हैं, लेकिन इसमें 2 नाम बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं, जिसमें पहला है सुशीला गागी और दूसरा है बलेंद्र शाह। अब इन 2 लोगों का नाम तो बहुत ज़्यादा चल रहा है और जो जैनजी लोग हैं वो भी 2 पक्षों में हो गए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं सुशीला होनी चाहिए प्रधानमंत्री और दूसरे बोल रहे हैं बलेंद्र होने चाहिए। अब इनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस जनरेशन जेड ने जो किया है वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है और गलत है। इन लोगों ने देश में आग लगाई है, लूटमार की है। ये लोग सोच रहे हैं कि इनमें बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। इन लोगों ने देश को लगभग 20 साल पीछे भेज दिया है। 20 साल में ही इनके घाव भर पाएंगे। एक समय पे नेपाल का जो राजा था वो मारा गया था, तब ये भीड़ आई थी और एक अब आई है और अब प्रधानमंत्री के लिए शोर मचा रहे हैं। अब जब ये प्रधानमंत्री के लिए शोर मचा रहे थे तो अपने देश यानी कि भारत में क्या होता है, जो विपक्षी पार्टियां हैं बहुत सारी, वो लोग जो है हमारे देश के युवाओं को उकसा रही थी। वो कह रहे थे कि हमारे भारत के लोग कब उग्र होंगे, कब प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएंगे, कब आग लगाएंगे। लेकिन जब नेपाल के जो इंटरव्यू सामने आए तो नेपाल के लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे देश में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। वहाँ पे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के झंडे फहराए जा रहे हैं कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। अब दोस्तों अब तक जो हुआ था वो हो गया, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब दोस्तों आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था, क्योंकि इतिहास जो है वो मिटाए से नहीं मिट सकता। अभी भी ये वाली, जैसे ही यहाँ पे उग्र जो लोग उग्र हुए हैं तब ये वाली कहानी सामने आई है कि नेपाल के जो पहले राजा थे उनकी और उनके पूरे परिवार की एक रात में हत्या कर दी गई थी। टोटल 9 लोगों की हत्या हुई थी उस समय पे, और अब ये लोग दोबारा से उग्र हो गए। दोस्तों आपको एक बात कहनी थी, आपने फिल्म देखी होगी हेरा फेरी, उसमें अक्षय कुमार एक बात बोलता है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये औरत के चक्कर में ही जो वहाँ का युवराज था दीपेंद्र, उसने अपने पिता की हत्या कर दी, महाराज की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपने भाई की, अपने जीजा की, सबकी हत्या कर दी। और इस चक्कर में औरत तो उसे मिली नहीं, उसके परिवार के भी खो गए और आखिर में उसकी भी हत्या हो गई। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।